तो दादा, सूरत में इतने सारे मूर्तिकार होके भी आपने मुंबई का ही मूर्तिकार क्यों चुना? क्योंकि बचपन से हमने राजा ही देखे हैं। संतोष काम्बी के पास जो अलग अलग प्रभाव होते हैं वो सब फिर आप सिलेक्ट कैसे करते हो? वो संतोष काम्बी करते हैं या आप लोग ही करते हो? बेसिकली दादा ही करते हैं हमारे लिए। तो दादा हमें भी एक नए डिज़ाइन में, नया प्रभाव और नए पोज में देने वाले हैं गणपति बाप्पा। आपका और संतोष दादा का रिलेशन कैसा है? मेरा और संतोष दादा का रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरे बड़े भाई समान है। इस साल विघ्नेश्वर के भक्तों को क्या अलग देखने मिलेगा मूर्ति में? दादा ने इस साल हमें सूरतना विघ्नेश्वर को एक नया फेस दिया है और हमारे लिए एक प्रभावल का डिज़ाइन भी वो बना रहे हैं और अलग पोस्ट में देखने को मिलेंगे। तो आपका और जो स्वरांजलि बैंड है वो आप कैसे मिले, उसका कुछ बता सके तो? स्वराज फिर बोला उसमें आपने ऐसा क्यों बोला कि ट्राई किया? हमने 2024 में जिस डेकोरेट को ऑर्डर दिया था, जिसे थीम के लिए बुक किया था, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया था। तो दादा, कौन से भी मंडल चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वोट ऑफ फंड्स की, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हो? फंड हम किसी के पास मैं आज तक मांगने नहीं गया हूँ कि भाई ये आपको स्पॉन्सर करना है या आपको ये इतना पैसा देना होगा। मुझे जितना भी होता है वो मेरे और से, मैं खुद की ओर से ही करता हूँ और जिसको जो देना होता है वो बापा के चरणों में दे के जाता है। तो हमने ऐसा भी सुना है कि आप खुद लालबाग के राजा को भी आते हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हो? हमें 10 दिन में एक दिन निकालता हूँ, या हो सके तो जब फर्स्ट लुक होता है राजा का तब मैं आके राजा का दर्शन करता हूँ। जो कुछ भी हूँ मैं वो राजा की वजह से ही हूँ। तो राजा मेरे लिए सर्वस्व है। गणपति बाप्पा के लिए एक सॉन्ग भी बनाया था, तो उसकी प्रेरणा कैसी आई? तो ये सॉन्ग बनाने की प्रेरणा हमें पालकी निकाली राजा की, वो सॉन्ग जिसने गाया है संजय सावंत जी ने बहुत सालों पहले, और उन्हीं के पास हमने ये सॉन्ग उन्होंने हमारा ये सॉन्ग गाया है। सूरत में सबसे पहले सॉन्ग हमने ही रिलीज़ किया था 2024 में, और सबसे पहला मंडल है सूरत का जिसने अपना ऑफिशियल सॉन्ग सूरतना बाप्पा विघ्नेश्वरा बनाया था। दादा, आपके गणपति बाप्पा का आगमन कहाँ से और कब है? आगमन का इस साल सूरतना विघ्नेश्वर का आगमन का डेट है 23 अगस्त। सूरत में आगमन कब है और सूरत में इससे पहले आगमन कैसे होते हैं? सूरत में इस बार सूरतना विघ्नेश्वर का आगमन 12 सितंबर को है। और पूरा सेगमेंट हमारा खत्म हो गया, तो आप अभी बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, बोल के आपको कैसा लगा अभी? 2022 से हम आदि बंधु तुझ मोरिया एंड हितेन पटेल के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वो हमारा ऑफिशियल वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर है और उनके साथ कोलैबोरेट करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस मुझे पूछा वो भी बहुत अच्छा रहा, और आज कई सालों बाद खुल के मुझे गणेश उत्सव और राजा के बारे में मेरे जो एक्सपिरियंस है वो बताने में मुझे बहुत खुशी हुई। नमस्कार मंडळी, मी योगेश चंदवनकर, ट्रॅव्हल विथ योगेश चंदवनकर व आदिबंधू तुझं मोरया प्रस्तुत गप्पाच्या पुढच्या भागामध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण थोडंसं मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या पुढे जाऊन आपण सुरतच्या गणेशोत्सवाचाही पॉडकास्ट सुरू करतो आहे। तर हा पहिल्या भागामध्ये आज आपण बोलणार आहोत सूरतना विघ्नेश्वर मंडळाचे सर्वेसर्वा रिकीबाई यांच्याशी। नमस्कार। जय गणेश, नमस्कार। तो दादा, सूरत में इतने सारे मूर्तिकार होके भी आपने मुंबई का ही मूर्तिकार क्यों चुना? क्योंकि बचपन से हमने राजा ही देखे हैं। स्टार्टिंग से वेंकटेश कामली से लेके रत्नाकर कामली, फिर संतोष रत्नाकर कामली की प्रतिमा हमने देखी है। पहले मैं श्री जाड़ावा गणेश मंडल के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो मंडल का इस साल 80वां साल है। 1947 में उन्होंने स्थापना की थी। स्थापना से शुरुआत से ही उन्होंने वेंकटेश कामली से ही प्रतिमा ली थी, तो राजा के लिए ही हमने राजा का मूर्तिकार सिलेक्ट किया है। तो दादा, मुंबई में भी इतने जन है जो लालबाग के राजा बनाते हैं, सो वाई ओनली संतोष काम्बी या काम्बी आर्ट से क्यों आपने सिलेक्ट किया उस टाइम? क्योंकि संतोष कामली और कामली परिवार ही
लाल बादशाह राजा की प्रतिमा बनाते हैं सालों से। और हमारा जो जूना मंडल था, पुराना मंडल श्री जाड़ा बाबा गणेश मंडल, उनकी प्रतिमा भी कामली परिवार ही बनाते थे। तो इसलिए हमने राजा का मूर्तिकार राजा के लिए सिलेक्ट किया। और दूसरा क्या है कि हमारे सूरत से, गुजरात से और दक्षिण गुजरात से जो भी राजा के यहाँ दर्शन करने के लिए मुंबई नहीं आ सकते हैं और जो मन्नत लेते हैं वो मन्नत पूरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम स्पेशल राजा को सूरत लेके जाते हैं। और जो राजा बनाते हैं उन्हीं के पास कामली परिवार से ही लेके जाते हैं। तो दादा पब्लिक की क्या रिएक्शन थी जब पहली बार ऐसा लाल बाग का राजा सूरत में आया था तब? लाल बादशाह राजा को सूरत में देख के पब्लिक का रिएक्शन कुछ अलग ही था। उनको जब पता चला कि राजा सूरत आने वाले हैं और जब पहला आगमन था राजा का, हमने जब राजा का आगमन किया था तब पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा था और पब्लिक दर्शन करने के लिए बहुत लाइनों में लगी थी। आपकी कुछ ऐसी याद वो पहले आगमन या इसमें कुछ ऐसा क्षण वहाँ पे? पहले आगमन में क्राउड ही इतना था कि सब दर्शन करने के लिए, जब राजा हम आगमन स्पॉट पे लाए नहीं थे उससे पहले ही पब्लिक आ चुकी थी और छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे थे कब आने वाले हैं राजा। तो दादा आपके आगमन के पहले प्री प्लान कैसे होते हैं, क्या क्या आप लोग सोचते हो, और पूरा ऐसे एक प्री प्लान सूरत से लेके पहले मुंबई तक का प्री प्लान क्या होता है? प्लानिंग हमारा हर साल होता है। सूरत, मुंबई से सूरत कैसे लेके जाना है बापा को, कौन सी गाड़ी में लेके जाना है, वेदर का सब देखते हैं हम कि कौन सी तारीख में वेदर, क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में हमें वो प्री प्लानिंग करनी होती है कि जब कम बारिश हो उसी टाइम पे ले। और रोड रास्तों को भी देखना पड़ता है हमें, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो गुजरात जाने वाले रास्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं उस टाइम पे। तो यूजुअली आपका और जो मूर्तिकार है उसका प्लान फिर कैसे होता है कि स्पेसिफिक यही तारीख या ऐसे ही कुछ? प्लानिंग तो हम जैसे ही लाल बादशाह राजा का पग पूजन होता है उसके बाद हमारी तैयारी चालू हो जाती है। तो वो तैयारी में कोई भी प्लानिंग हम करते हैं लेकिन राजा की जो मर्जी होती है वही होता है, क्योंकि हमारे सब प्लान हर साल फ्लॉप हो जाते हैं। कोई साल हमारा ऐसा नहीं रहा है कि हमने जो प्लानिंग की, जो डेट पहले फिक्स की, वो फिक्स डेट पे हम राजा को लेके जा सके हैं। हर बार कुछ ना कुछ होता है और राजा अपनी मर्जी से ही आते हैं सूरत। तो जब आप लोग यहाँ पे आते हो, मतलब मुंबई में आते हो, मूर्ति आपकी देखते हो, और सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपकी जब मूर्ति हो रही होती है और संतोष काम्बी के पास जो अलग अलग प्रवर होते हैं वो सब फिर आप सिलेक्ट कैसे करते हो? वो संतोष काम्बी करते हैं या आप लोग ही करते हो? बेसिकली दादा ही करते हैं हमारे लिए। तो हमें लास्ट ईयर का जो राजा का प्रभाव होता है वही देते हैं हर साल, लेकिन इस साल कुछ नया होने वाला है। जो कामली आर्ट्स ने लाल बादशाह राजा के लिए किया है वही हमारे लिए भी इस साल कर रहे हैं। जैसे राजा का हर साल प्रभाव नया होता है तो इस साल से एक प्रथा चालू हो रही है, दादा हमें भी एक नए डिज़ाइन में नया प्रभाव और नए पोज में देने वाले हैं गणपति बापा। वेटिंग टू सी दैट। और एक बात आपसे बोलना चाहते हैं कि जब मुंबई से फिर वापस आपको सूरत जब जाना होता है तब की प्लानिंग कैसे होती है, और जब एक्सट्रीमली अगर बारिश हुई तो आपके क्या बैकअप्स रहते हैं? बैकअप पहले से हमारा रहता है, क्योंकि हम प्री प्लानिंग में चलते हैं, राजा को पूरा पैक कर देते हैं और पूरी सेफ्टी के साथ लेके चलते हैं हम। और गाड़ी हमारी बहुत स्लो चलती है और लगे कि ऐसे वेदर बहुत ख़राब है तो हम राजा को कोई एक डेस्टिनेशन पे साइड पे गाड़ी स्टॉप कर देते हैं। जब तक वेदर सही नहीं होता है तब तक आगे नहीं बढ़ते हम। तो दादा यूजुअली आपके मंडल को मतलब मुंबई से लेकर सूरत जाने के लिए कितना टाइम लगता है, और ऐसा कोई मंडल का स्पेसिफिक ऐसा ईयर है कि उस टाइम ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम या ऐसा कुछ हुआ? बेसिकली हमें तो ये राजा को सूरत लेके जाने में मुंबई से कभी 25 घंटा लगता है, कभी 30 घंटा लगता है, और वेदर पे डिपेंड करता है, कभी कभी 35 घंटे भी लगे हैं। और एक चीज़ मुझे ध्यान आती है कि सालों पहले जो मेरे पुराना मंडल था मेरा, जिसमें मैं वो मंडल से जुड़ा हुआ था, श्री जाड़ा बाबा गणेश मंडल, उसका एक स्टोरी है। 1968 या ईयर मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन एक चीज़ हुई थी कि वसई का जो ब्रिज है वो ब्रिज में थोड़ा कॉलेप्स हुआ था या कुछ
उसके रोड बहुत ख़राब हुए थे। तो पुराने मंडल वाले उस टाइम के जो कार्यकर्ता थे वो बताते हैं कि उस टाइम उन्होंने रोड के ऊपर पत्थर ईंट बिछा के गाड़ी से बहुत घंटों के बाद वो बसई का ब्रिज पार करके वो सूरत लेके गए थे। पहले तो क्या था कि सालों पहले हम गाड़ी में ही लेके जाते थे वो लोग, फिर एक टाइम आया उस वो टाइम के बाद वो लोग ट्रेन में तो दादा पहले जब आप मूर्ति लेके जाते हो, जो जैसे आपने बोला कि ट्रेन से, और अभी जो लेके जाते हो उसमें डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि हम पहले जो ट्रेन में लेके जाते थे वो मूर्ति की साइज 6 फीट 60 फीट थी, लेकिन वो 6-7 फीट की मूर्ति भी राजा को ट्रेन में लेके जाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ट्रेन का जो डब्बा रहता है अंदर एंटर करने के लिए, तो राजा को पूरा एडजस्ट करके हमें बिठाना पड़ता था और फिर एडजस्ट करके हमें बाहर निकालना पड़ता था सूरत में। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था हमारे लिए। और एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मैं वो मंडल से थोड़ा अलग हुआ और मेरा खुद का चालू किया मैंने अपना मंडल। तो मेरी गणपति बापा की साइज़ और राजा की साइज़ सेम है, क्योंकि दादा मुझे सेम हाइट देते हैं राजा की और सेम सिग्नेचर फेस दे रहे हैं। तो वो मैं बाय रोड लेके जाता हूँ, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, सूरत तक लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। हमने राजा के रूप में ही, भव्य रूप में ही राजा को सूरत लाने की कोशिश की है और लास्ट 6 ईयर से हम राजा को वही रूप में सूरत ला रहे हैं। और दादा को हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें राजा भव्य रूप में चाहिए। जो लोग दर्शन करने के लिए बॉम्बे नहीं आ सकते, मुंबई नहीं आ सकते, उनके लिए हमें स्पेशली राजा के रूप में ही चाहिए सूरत के लिए। तो दादा जैसे आपने बोला कि आपकी पहली मूर्ति और ये मूर्ति में थोड़ा सा फर्क था, तो ऑब्वियसली ज्वेलरी में भी फर्क होगा, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? पुराने जो हमारे राजा थे वो राजा की ज्वेलरी अभी भी हमारे पास है और इस साल हमने राजा के लिए एक भव्य ज्वेलरी बनवाई है, जो इस साल पूरे मुंबई और सूरत को देखने को मिलेगी, क्योंकि राजा के लिए हमने इस बार बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाई है। ये ज्वेलरी किसने बनाया, अगर आप बता सके तो? वो ज्वेलरी मैंने खुद ने ही बनाई, क्योंकि मेरा गोल्ड और डायमंड का काम है और मेरी गोल्ड की ज्वेलरी की फैक्ट्री है। तो ये ज्वेलरी मैंने खुद मेरी फैक्ट्री पे राजा के लिए बनवाई है। पिछले 4 महीने से हम ये इसके लिए मैंने कारीगर लगाए थे ज्वेलरी के लिए, और अभी वो बन के रेडी है। तो क्या अलग रहेगी ज्वेलरी उस ज्वेलरी और इस ज्वेलरी में, क्या फर्क रहेगा? दोनों ज्वेलरी में फ़र्क है, ये है कि ये जो ज्वेलरी है हमने सिल्वर में बनाई है, 925 सिल्वर में, और उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड किया हुआ है। कैसे होता है कि मंडल और मूर्तिकार का रिलेशन जितना अच्छा होता है उतना एंड रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो आपका और संतोष दादा का रिलेशन कैसा है? मेरा और संतोष दादा का रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरे बड़े भाई समान है और पूरे साल हम कांटेक्ट में रहते हैं। और इस साल से ही हम नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग करते हैं। अभी 2026 का बप्पा आना बाकी है, लेकिन ऑलरेडी हमने 2027 की प्लानिंग कर दी है। तो आपके ऐसे कुछ किस्से संतोष दादा के साथ जो आप बता सके? बहुत सारे किस्से हमारे और दादा के। हम बहुत बार हम लंच डिनर करने बाहर भी जाते हैं और वो हमारे घर पे भी आते हैं, सूरत भी आए हुए हैं। हमारा और दादा का पूरे फैमिली से, उनके जो दोनों भाई है सईस और संदेश, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। और उनके पापा रत्नाकर कामली दादा से भी, हमारे काका से भी बहुत अच्छे रिलेशन। तो दादा आपने कभी संतोष काम्बी से कोई अलग पोज का ऐसा कुछ मांग नहीं किया था कि जस्ट लाइक 2021 में जब लाल बाग चा राजा शेषनाग के ऊपर था, ऐसा भी कब आपने ऐसा कुछ पूछा नहीं क्या संतोष दादा को? राजा को राजा के रूप में ही हमने देखा है आज तक। तो जब से हमने देखा है राजा को एक ही पोजीशन में देखा है, एक ही पोस्ट में देखा है, तो और सूरत तक लेके जाना अलग पोस्ट में बहुत मुश्किल है। हम कोई भी स्टैंडिंग में या कोई भी अलग पोस्ट में या कुछ अलग तरह का कुछ भी ट्राई करने की कभी भी कोशिश करेंगे, तो बॉम्बे से सूरत लेके जाने का जो जर्नी है और वेदर का जो प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें वो बहुत डिफ़िकल्ट
आ सकती है। तो इसीलिए वो साइड हमने कभी भी सोचा नहीं। हाँ, कभी दादा ये बोलेंगे कि हम सूरत आके आपके लिए बनाएंगे, तो हम वो सोच सकते हैं कि अलग पोस्ट हम भी ट्राई करें। तो इन फ्यूचर कभी संतोष दादा ने सूरत में ही वर्कशॉप किया तो ज़्यादा प्रेफरेबल आप लोगों को क्या होगा, मुंबई में ही या सूरत का? देखा जाए तो दादा कभी सूरत में वर्कशॉप करेंगे नहीं, और मुंबई से लेके जाने में जो मज़ा है वो सूरत में दादा आके बनाएंगे तो उनको भी स्ट्रेस बहुत होगा, और पूरा टीम लेके आना पड़ेगा उनको वहाँ पे, और बनाने में एक गणपति बनाने में बहुत टाइम जाता है अगर वो सूरत आएंगे तो। और इधर बनाएंगे तो वो बहुत इजीली बनता है, और उनका पूरा टीम इधर अवेलेबल रहता है उनके पास, बॉम्बे में, मुंबई में। तो दादा इस साल विघ्नेश्वर के भक्तों को क्या अलग देखने मिलेगा मूर्ति में? दादा ने इस साल हमें सूरतना विघ्नेश्वर को एक नया फेस दिया है, और हमारे लिए एक प्रभावल का डिज़ाइन भी वो बना रहे हैं, और अलग पोस्ट में देखने को मिलेंगे, जो एक पूरा सरप्राइज़ है। जब फर्स्ट लुक बाहर आएगा तो भक्तों को अलग ही रूप में देखने को मिलेंगे। दादा आपके गणपति बप्पा का आगमन कहाँ से और कब है? आगमन का इस साल सूरतना विघ्नेश्वर का आगमन का डेट है 23 अगस्त। तो दादा जैसे आपने मुंबई में बोला आगमन कब है, पर सूरत में आगमन कब है, और सूरत में इससे पहले आगमन कैसे होते हैं? सूरत में इस बार सूरतना विघ्नेश्वर का आगमन 12 सितंबर को है, और इससे पहले जो हमारे आगमन हुए हैं, तो जैसे कि पूरी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र को पता है कि राजा का विसर्जन जब निकलता है तो राजा की स्वरांजलि उस विसर्जन में बजाती है। वही स्वरांजलि अभी तक लास्ट ईयर तक हमारे आगमन में बजाती आई है, और बॉम्बे में हम आगमन करते थे तब भी वो बजाते थे, और सूरत स्पेशली वो स्वरांजलि हमारे लिए सूरतना विघ्नेश्वर का आगमन बजाने के लिए सूरत आते थे। और साथ में ही चिंचपोकलीचा चिंतामणि के आगमन में 7 रस्ता बीट्स जो बैंजो बजाते हैं वो भी पिछले साल तक हमारे लिए बजाने आए थे, और इस साल आगमन में चिंचपोकलिका चिंतामणि में जो 7 रस्ता बैंजो बजाता है बैंजो, वो इस साल बॉम्बे में बजाने वाले हैं। तो आपका और जो स्वरांजलि बैंड है वो आप कैसे मिले, उसका कुछ बता सके तो? स्वरांजलि में जो उनके मैन है समीर भाई और महेश देवलीकर जी, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, तो वो हमारे लिए स्पेशल सूरत तक बजाने इतने सालों से आते हैं। तो दादा जैसे आपका आगमन ग्रैंड होता है इतना, तो वैसे ही आपका डेकोरेशन भी होगा ही उतना ग्रैंड, तो उसके बारे में आप कुछ बताओ ना। हर साल हम राजा को लेके जाते हैं तो राजा को राजा की तरह ही बैठाने की ट्राई करते हैं, और जो हमारा डेकोर होता है वो बहुत अच्छे से अच्छा करने की ट्राई करते हैं। 2022 में हमने एलईडी स्क्रीन पे पूरा मंडप का थीम किया था, 2023 में हमने चंद्रयान बनाया था, और 2024 में हमने मदुराई का मीनाक्षी मंदिर बनाने का ट्राई किया था। पर आपने जब जो मीनाक्षी मंदिर बोला उसमें आपने ऐसा क्यों बोला कि ट्राई किया? हमने 2024 में जिस डेकोरेट को ऑर्डर दिया था, जिसे थीम के लिए बुक किया था, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया था। हमें लास्ट मोमेंट तक हमारा कोई काम उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। समझ लीजिए कि कल गणेश चतुर्थी है, तो आज की रात को हमने उनका वेट किया था रात तक। फिर रात में हमने 9-10 बजे के बाद उनको फ़ोन करने के बाद जब उन्होंने कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, ना अपनी टीम भेजी, तो उसके बाद हमने हमारे बच्चों को और सब कार्यकर्ताओं को लगा के फिर वो थीम पूरी करने की ट्राई की थी। उसमें कलर भी हमने किए थे। बाहर मेन गेट था हमारा 25 फीट की हाइट पे, और बहुत बड़ा गेट था, उसको भी हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने कलर किया था। सब जो चीज़ वो मंडप में थी सब हमने पूरी की थी। वो मंडप वाले ने हमें कोई भी कोऑपरेट नहीं किया था। और फिर दूसरे दिन गणेश चौथ थी, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि ये सब डिसीज़न में मेरा ही नाम रहता है, और मैं खुद ये डिसीज़न लेता हूँ मंडल की ओर से और सब कार्यकर्ता की ओर से। तो मैंने सुबह राजा की पूजा करने की जगह पे सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन गया हमारे लोकल के, और वहाँ पे मैंने वो डेकोरेट के सामने कंप्लेन की वहाँ के पुलिस स्टेशन में, और फिर जाके मैंने राजा का स्थापना किया। फिर हुआ क्या कि गणेश उत्सव के 3-4 दिन हो चुके थे,
फिर अचानक रात शाम के टाइम में 5-6 बजे मंडप पे हम लोग हाज़िर नहीं थे, और वो लोग को कुछ पता होगा क्या होगा, कहाँ से कुछ निकाला होगा उन्होंने। वो आए, तकरीबन 50 से 60 लोग का टीम लेके आए, कारीगर और सब उनकी ओर से सबको लेके आए, और उन्होंने बिना बताए पूरा गेट तोड़ दिया हमारा मंडप का। हमारा जो राजा का मेन मंडप था उसे भी आगे से पूरा तोड़ दिया, और जो राजा बैठे हुए थे वो भी खोलने की ट्राई की, लेकिन हम उधर पहुंच गए और फिर हमने पुलिस को फ़ोन करके तुरंत बुलाया। तो फिर वो राजा का जो मेन मंडप था वो अटक गया, वो नहीं तोड़ पाए, और फिर पूरा मामला पुलिस स्टेशन गया। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिर पता चला कि हमने तो पहले ही दिन गणेश चतुर्थी के दिन ही सुबह जाके उनके सामने कंप्लेंट कर दिया था, और लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया था ये 3-4 दिन में। तो फिर पता चला कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। तो फिर ये कंट्रोवर्सी चली उस दिन, पूरे दिन पुलिस स्टेशन चली, रात चली, सुबह तक चली। तो फिर बहुत सारे मीडिएटर भी आए, बहुत जगह से फ़ोन भी आए मुझे, लेकिन सूरत में कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया हमें उस दिन भी। हम अकेले ही सब कर रहे थे। और दूसरे दिन सिचुएशन ये हुई कि फिर उनके ऊपर एफआईआर हो रही थी। मुझे बुला गया पुलिस स्टेशन से कि आप एफआईआर कर दो, एफआईआर हो रहा है उनके ऊपर। तो लेकिन ये भगवान का और श्रद्धा का विषय था, तो हमने फिर भगवान के राजा के हाथ में सब छोड़ दिया, और उन्होंने फिर माफ़ी मांगी मंडप वालों ने, और माफ़ी पत्रक लिख के दिया हमें, जो अभी भी हमने संभाल के रखा है। उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी और फिर हमने राजा के ऊपर सब छोड़ के वो मामला उसी दिन निपटाया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये सब कंट्रोवर्सी, जब वो मंडप उखाड़ने आए, तोड़ फोड़ की मंडप की, तो उन्होंने सब वीडियो रिकॉर्डिंग किए और मीडिया में सब गलत सलत चलाया। तो उस दिन से आज तक 2026 में, आज की तारीख में भी हम ये सब फेस करते हैं। उन्होंने ये सब गलत लिखा, और उनके जो मंडप डेकोरेट के एसोसिएशन होते हैं उनमें हमारे मंडल के नाम से और पर्सनली मेरे नाम से बहुत गलत सलत लिखा और बहुत गलत चलाया, जो मुझे बहुत फेस करना पड़ता है। ये कभी भी किसी को कोई कंट्रोवर्सी होती है तो दोनों पक्ष का सुनना चाहिए। हम भी कर सकते थे कि हम भी ये लिख सकते थे, मीडिया में डाल सकते थे कि ये मंडप वाले ने ये किया। हमारे पास तो आज की तारीख में सब प्रूफ है, व्हाट्सएप पे चैट है। उन्होंने क्या हमें फ़ोटोग्राफ 3D इमेज भेजी थी और उन्होंने हमें क्या बना के दिया था। और दूसरा कि वो कंप्लीट भी हमने किया था, उसके भी वीडियो है कि हमारे कौन से लड़के ने क्या डिज़ाइन में क्या कंट्रीब्यूट किया था, कहाँ कितने बजे तक क्या काम किया था, सब कुछ है हमारे पास। हमने कोई ये चीज़ आज तक मीडिया में डाली नहीं है और ना कभी हम डालना चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि उनको भी, उन्होंने माफ़ी पत्रक मांगा, माफ़ी पत्रक लिख के दिया पुलिस स्टेशन में, तो हमने माफ़ कर दिया कि चलो हमें एफआईआर नहीं करनी है, आगे नहीं बढ़ाना है। तो उनको यही चीज़ उस दिन स्टॉप कर देनी चाहिए थी अपने एसोसिएशन में भी और सब जगह पे कि ये हमारा मामला शांत हो चुका है, हमें कुछ इनसे आगे नहीं करना है और कुछ लेना देना नहीं है, तो हमें ये फेस नहीं करना पड़ता। 2025 में भी फेस किया, 2026 में भी फेस कर रहे हैं हम। तो ये बहुत गलत है हमारे लिए, हमें इसमें बहुत फेस करने को हो रहा है और हम चाहते हैं कि आगे 2027 में हमें ये फेस ना करना पड़े। तो अभी ये साल डेकोरेशन कौन करने वाला है? इस साल डेकोरेट बहुत बड़े मंडप डेकोरेटर है और हमारे बहुत सालों से उनका रिश्ता है, बहुत पुराने हमारे फ्रेंड है, उनको हमने दिया। क्योंकि उस साल के बाद 2024 के बाद हमने ये डेकोरेट के मामले में बहुत सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं। कोई किसी को नहीं पहचानते हो, कोई कहीं से वाया किसी के थ्रू आया है तो उसको नहीं देते। जो हमारे घर में है और जो हमारे फ्रेंड्स है, जो हमें अच्छी तरह जानते हैं और हम उनको अच्छी तरह जानते, उसी को ही हम ऑर्डर दे रहे हैं। 2026 का डेकोरेशन क्या रहने वाला है? इस साल हम राजा को एक भव्य महल में बिठाने वाले हैं, जो एक शिव मंदिर की थीम पे बेसिकली होगा। और जो गणेश उत्सव के 10 दिन होते हैं उसके रूपरेखा कैसे होती है फिर? उत्सव हम
बहुत पारंपरिक तरीके से उत्सव मनाते हैं, जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तों की बहुत बड़ी लंबी लाइनें होती है। बल्कि हम लाइन रोकते नहीं हैं, किसी दर्शनार्थियों को कष्ट पहुँचे ऐसी लाइन हम रोकते नहीं हैं, सीधा उनको दर्शन और चरण स्पर्श करने देते। तो उसमें हम वो 10 दिन के अंदर कोई अलग कार्यक्रम या कुछ भी नया नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए फिर दर्शनार्थियों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि राजा का चरण स्पर्श करने के लिए सब लोग दूर दूर से आते हैं हमारे यहाँ। तो उत्सव में सबसे मेन तो कार्यकर्ता ही होते हैं, तो आपका मंडल के कार्यकर्ता के बारे में कुछ बताओ ना। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता है वो सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी सच्चे निष्ठा से सेवा करते हैं राजा की। तो जैसे किसी भक्त ने या किसी ने भी ऐसा कुछ अच्छा बोला होगा आपके बारे में, तो बोलते। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो हमारे यहाँ दर्शन करने आते हैं, शुरुआत से जब से उनको पता चला है तब से। और बहुत सारे भक्तों ने हमारे यहाँ मन्नत पूरी हुई है उनकी, तो मन्नत के तौर पे उन्होंने कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाया है हमें, जो चढ़ावे के रूप में हमें बहुत सारे चांदियों की छोटी छोटी चीज़ें मिली थी। उसमें से हमने इस साल कन्वर्ट करके ज्वेलरी जो बनाई उसमें भी थोड़ा कंट्रीब्यूट वो लोग का रहा है। मतलब भक्तों ने दिया हुआ है डायरेक्टली भगवान के ऊपर ही अभी। हाँ, भक्तों ने छोटी छोटी चीज़ें दी थी हमें, वो हमने पूरा एक करके उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट किया है। भक्तों ने थोड़ी चीज़ें दी थी, थोड़ी मंडल ने यूज़ किया, और कई सारे हमारे भक्त हैं जो हमें पीछे से डोनेट करते हैं, जो उनका अपना नाम लेना नहीं चाहते कि हमने ये दिया वो दिया, वो सीधा कुछ ना कुछ हमें स्पॉन्सर कर देते हैं कि ये मेरी तरफ से इस साल ये रहेगा। तो दादा कौन से भी मंडल चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वोट ऑफ फंड्स की, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हो? फंड हम किसी के पास मैं आज तक मांगने नहीं गया हूँ कि भाई ये आपको स्पॉन्सर करना है या आपको ये इतना पैसा देना होगा मुझे। जितना भी होता है वो मेरे ओर से, मैं खुद की ओर से ही करता हूँ, और जिसको जो देना होता है वो बापा के चरणों में दे के जाता है, तो वो हम स्वीकार करते हैं। बाकी हम किसी के पास आज तक मांगने नहीं गए हैं, और राजा देने वाले बैठे हैं बहुत बड़े, तो राजा जो देते हैं उसमें से जो भी मेरे से कंट्रीब्यूट होता है वो पूरा मैं ही करता हूँ कंट्रीब्यूट। 10 दिवस के उत्सव में, और ये जो भी गणेश उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें बप्पा से लेके जो भी थीम से लेके जो भी आगमन का खर्चा हो गया, विसर्जन का खर्चा हो गया, कि 10 दिन का पूजा से लेके जो भी चीज़ ये गणेश उत्सव में होती है तो बिना फंड के तो होती नहीं है। तो फंड हम किसी के पास मांगने नहीं जाते हैं बेसिकली, जिससे जो बन सकता है वो बापा के चरणों में देता है, और बाकी का जितना भी होता है वो मेरी ओर से मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। और ये एक मेरी राजा के लिए और बापा के लिए एक सेवा है। हर साल में ये कुछ ना कुछ जो भी होता है मैक्सिमम मेरी ओर से ही होता है। मैं किसी के पास मांगने गया नहीं हूँ आज तक, और ना किसी को बोला है फोर्सफुली कि ये तुझे मुझे इस साल स्पॉन्सर करना है कि या तुझे मुझे ये देना ही होगा। ऐसा कभी मैंने आज तक किसी के पास मांगा नहीं है। मैं मांगा हूँ सिर्फ तो राजा के पास मांगा हूँ, और राजा देते हैं मुझे हर साल। वो मैनेज कर देते हैं मेरे लिए, क्योंकि उनको सूरत आना है तो वो अपने आने का रास्ता वो खुद बनाते हैं, और हर साल एवरी ईयर हम ग्रो कर रहे हैं। जितने भी साल हम आगे चल रहे हैं कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छी तरीके से हम ये सेलिब्रेट करते हैं गणेश उत्सव। तो हमने ऐसा भी सुना है कि आप खुद लालबाग के राजा को भी आते हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हो? हमें 10 दिन में एक दिन निकालता हूँ, या हो सके तो जब फर्स्ट लुक होता है राजा का तब मैं आके राजा का दर्शन करता हूँ। और जब मुझे बिजनेस में कोई थोड़ा टाइम नहीं मिले और मैं कुछ बिजी रहा तो 10 दिन में एक दिन में निकाल के राजा का दर्शन करने के लिए स्पेशल सूरत से बॉम्बे आता हूँ और दर्शन करके जाता हूँ। आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है जब वो लालबाग का राजा जैसा सामने होता है तो? और राजा मेरे लिए सर्वस्व है। राजा को जब मैं देखता हूँ तो बस देखता हूँ। राजा का मेरा एक्सपीरियंस ऐसे तो मेरे पास मुझे बहुत हुए हैं राजा का,
क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैं राजा की सेवा में लगा था तब मेरे पास कुछ नहीं था। राजा ने सब कुछ दिया है मुझे। मैं बिजनेस में बहुत बार फेल भी हुआ हूँ। मेरे इतने बड़े एक्सपीरियंस रहे इतनी छोटी उम्र में, लेकिन जब भी गणेश उत्सव आता है तब राजा आने के लिए अपना रास्ता करते हैं और वो अच्छे से अच्छी तरह आते हैं। मैं कितनी बार गिरा भी हूँ और जहाँ से मैं उठ के आया हूँ ना, वो एक्सपीरियंस मैं कभी शेयर करूँगा ना तो वो एक्सट्रीम लेवल पे है। मेरा राजा के साथ एक एक्सपीरियंस है, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि 2010 में मुझे एक बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। 10 में ही हुआ था। तो फिर मैंने राजा का मन्नत लिया था कि मैं 10 दिन नहीं आ पाऊँगा तो मैं विसर्जन के दिन आऊँगा आपका दर्शन करने के लिए। तो क्या होता था, मैं सूरत से निकलूँ सुबह विसर्जन के दिन 6-7 बजे ट्रेन पकड़ूँ, इधर आते आते मुझे 9, साढ़े 9, 10 बज जाए कभी कभी। तो फिर विसर्जन के दिन ऐसा होता था कि मैं मुंबई सेंट्रल से मुझे लालबाग जाना हो तो टैक्सी बंद होती थी, सब रास्ते व्हीकल, मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता था। तो मैं उधर से फिर चल के जाता था लालबाग तक, दौड़ के जाता था। चलना तो बहुत, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कट ऑफ होता था, लिमिटेड होता था, तो मैं दौड़ के जाता था राजा का विसर्जन देखने के लिए। तो फिर वहाँ से फिर वापस मेरी जर्नी चालू हुई। 2011 किया मैंने विसर्जन, 12 भी किया, 13 भी विसर्जन किया मैंने। वो 3 साल में मेरी ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई जो आज तक रुकी नहीं है। जो कुछ भी हूँ मैं, वो राजा की वजह से ही हूँ। तो राजा मेरे लिए सर्वस्व है। हमने लालबाग के राजा का तो विसर्जन देखा है कि बहुत ऐसा ग्रैंड होता है, पर हमारे ऑडियंस को बताना कि आपके यहाँ का विसर्जन कैसा होता है। हमारा विसर्जन भी उसी तरह होता है। हम भी बहुत ग्रैंड लेवल पे विसर्जन करते हैं राजा का, और राजा को समुद्र में ही विसर्जित करते हैं हम, और पूरे उत्साह से और पारंपरिक तरीके से विसर्जन के लिए निकलते हैं, और शुद्ध और पारंपरिक तरीके से हम राजा का विसर्जन समुद्र में करते हैं सूरत में। तो अभी हम पहुंच गए हमारे फाइनल सेगमेंट में कि इस मंदिर से आप क्या सीख सकते हो। तो हम 5 मंडल के नाम लेते हैं, अब बताओ कि आप उनसे क्या सीख सकते हो या बाकी के लोग उनसे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले सूरत का महाराजा, परंपरा, जिस तरह से वो लोग पारंपरिक गणेश उत्सव मनाते हैं और इतने सालों से मनाते आ रहे हैं। 80 सालों से वो लोग ने संतोष रत्नाकर कामली परिवार से प्रतिमा बना के बॉम्बे से, मुंबई से सूरत लेके आते हैं। वो एक परंपरा की तरह वो कर रहे हैं। सूरत के अंदर सार्वजनिक गणेश उत्सव में उनसे लंबा लेगेसी किसी के पास नहीं है। सेकेंड, मोटा मंदिर युवक मंडल। मोटा मंदिर युवक मंडल का थीम, जिस तरह से वो लोग थीम रिवील करते हैं, हर साल नई नई थीम में वो बप्पा को लाते हैं और विराजमान करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है सूरत के लिए। और भक्तों की लाइनें लगती है वहाँ पे दर्शन करने के लिए और उनकी थीम देखने के लिए। थर्ड, दरियाशेरी प्रगति मंडल। दाड़ियाशरी युवक मंडल का वहाँ दर्शनों के लिए भक्तों की लाइन लगती है। वो भी बहुत पुराना मंडल है और उनके पास सीखना है कि वो भी जिस तरह से गणेश उत्सव को मैनेजमेंट करते हैं वो बहुत बढ़िया है उनका। फोर्थ, फाइटर ग्रुप। आगमन अधीश, सूरत में उनसे अच्छा आगमन और उनसे बड़ा आगमन किसी का नहीं होता है। और सबसे लास्ट, गार्डन ग्रुप। मैनेजमेंट, जिस तरह से वो उभर के आए हैं और जिस तरह से वो लोग गणेश उत्सव में आगमन हो या गणेश उत्सव का मैनेजमेंट करते हैं, वो सीखने जैसा है उनसे।
तो दादा आपने आपके गणपति बापा के लिए एक सॉन्ग भी बनाया था, तो उसकी प्रेरणा कैसे आई थी? सूरत ना बाप्पा विघ्नेश्वरा, ये सॉन्ग हमने 2024 में रिलीज़ किया था। और ये सॉन्ग बनाने की प्रेरणा हमें पालकी निकाली राजाची, जो लालबागचा राजा का बहुत फेमस सॉन्ग है और गणेश उत्सव की शान बोला जाता है उस सॉन्ग को। उसके बिना गणेश उत्सव अधूरा है। तो वो सॉन्ग जिसने गाया है संजय सावंत जी ने बहुत सालों पहले, और उन्हीं के पास हमने ये सॉन्ग उन्होंने हमारा ये सॉन्ग गाया है, सूरत ना बाप्पा विघ्नेश्वरा। और बहुत अच्छा सॉन्ग बना था हमारा वो। और सूरत में सबसे पहले सॉन्ग हमने ही रिलीज़ किया था 2024 में। और सबसे पहला मंडल है सूरत का जिसने अपना ऑफिशियल सॉन्ग सूरत ना बाप्पा विघ्नेश्वरा बनाया था। इस साल हम 12 सितंबर को सूरत में गणपति जी का आगमन करने वाले हैं। तो मुझे सूरत की धर्मप्रिय जनता को ये कहना है कि आप 12 सितंबर को हमारे आगमन में ज़रूर पधारें। और इस साल हम आगमन में कुछ नया करने वाले हैं जो सूरत के लिए फर्स्ट टाइम नया होगा। जय गणेश, गणपति बाप्पा मोरया। पूरा सेगमेंट हमारा खत्म हो गया, तो आप अभी बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, बोल के आपको कैसा लगा अभी? और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस मुझे पूछा वो भी बहुत अच्छा रहा। और आज कई सालों बाद खुल के मुझे गणेश उत्सव और राजा के बारे में मेरे जो एक्सपीरियंस है वो बताने में मुझे बहुत खुशी हुई। 2022 से हम आदि बंधु तुझ मोरिया एंड हितेन पटेल के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वो हमारे ऑफिशियल वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर है और उनके साथ कोलॅबोरेट करके हमें बहुत अच्छा लगता है। तर मित्रांनो, तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली ही तुम्ही कमेंट करून सांगा। एक वेगळं आपण एक्सपिरियन्स बघितलं एक सूरतच्या गणेशोत्सवाचं, तेही तुम्हाला कसं वाटलं हे तुम्ही कमेंट करा। आणि अजून कुठचे व्हिडिओज तुम्हाला बघायला आवडतील यामध्ये हे सगळं तुम्ही कमेंट करा। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। इतकं बोलून मी आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।